हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। उन प्रोग्राम्स में हमने जनरली जो नॉर्मल वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप, डायनेमिक टाइपिंग वगैरह जो होती है, उनके प्रोग्राम्स हमने टैली किए थे। आज हम आगे के टॉपिक्स में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशन ऑपरेटर्स जो होते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, उनका यूज करते हुए कुछ प्रोग्राम्स टैली कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो प्रोग्रामिंग फाइल मैंने आपको सेंड की थी, उस प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स थे। प्लस लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था। उस टॉपिक के अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। तो ऑपरेटर का मैंने समझाया था कि ऑपरेटर एक्चुअल में स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। कि इट मींस अगर हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं या एनी टू ऑपरेंड्स के बीच में कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए जिन सिंबल्स का यूज हम करते हैं, उन सिंबल्स को हम कहते हैं ऑपरेटर। अब इसी यहाँ पर हमने देखा था कि ऑपरेटर जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट के बेस पर मल्टीपल टाइप के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए वर्क करते हैं, उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। कुछ ऑपरेटर रिलेशनल कैलकुलेशन पे वर्क करते हैं, उन्हें रिलेशन ऑपरेटर कहते हैं। या कुछ ऑपरेटर कंपैरिजन करने के लिए काम आते हैं, टू एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन वर्क करने के काम आते हैं, तो उन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। इसी टाइप से बेसिकली अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों ही ऑपरेटर, दोनों में डिफरेंट जो है वो डिफरेंट ये है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर से अर्थमेटिक कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, जबकि लॉजिकल रिलेशन ऑपरेटर जो होते हैं वो बूलियन बेस पर वर्क करते हैं। इट मींस ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर वर्क करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी या फिर कंडीशन फॉल्स मिलेगी। तो अब उन्हीं ऑपरेटर के बाद उनको समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं और हमें इन प्रोग्राम्स के आउटपुट फाइंड आउट करने हैं। बट ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, तो इन प्रोग्राम्स के अंदर ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ऑपरेटर कैसे यूज में आते हैं वो भी हमें आइडेंटिफाइड हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस। इसी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हुए प्रोग्राम को जनरेट किया है और मल्टीपल असाइनमेंट का यूज भी कर रहा हूँ। अब यहाँ जब ये प्रोग्राम चलेगा तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर x नेम का वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल के अंदर मैंने फर्स्ट वैल्यू पास कर दी 40। इट मींस x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 40 है। देन नीचे गए, यहाँ जाने के बाद स्टेटमेंट लिखी y इक्वल टू x प्लस 1। तो x प्लस 1 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर प्लस जो है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो एडिशन का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर x में वैल्यू पड़ी 40, तो 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41। तो y के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 41, बट x में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 40 पड़ी हुई है। जैसे इंटरप्रेटर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी x इक्वल टू 20 देन y प्लस x। तो यहाँ पर x में 20 स्टोर हो गया। इट मींस लास्ट टाइम x में 40 था, तो यहाँ पर x वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, कोमा यहाँ लिखा मैंने y प्लस x। तो y प्लस x मतलब y में क्या पड़ा हुआ 41 पड़ा हुआ है। बट यहाँ पर ओल्ड वे में, यहाँ हमने असाइनमेंट आप किया है, बट ओल्ड वे में x के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, यहाँ पर 40 पड़ी हुई है। तो यहाँ पर y में अगर 41 है प्लस यहाँ पर x में क्या है 40 है, तो 40 प्लस 1 होने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट आप शो करेंगे, ये रिजल्ट को जनरेट करेंगे, तो रिजल्ट के केस में x में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 40 और y में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 41। इट मीन्स कि इसका मीनिंग ये हो गया कि इस वाले प्रोग्राम के अंदर हम बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के केस में हम फर्स्ट केस के अंदर उस वैल्यू का असाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट केस में उसकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन चेंज करने के बाद हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर जब इसके रिजल्ट आप शो करेंगे तो यहाँ पर जो एक्स की रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका 40 आएगा कि फर्स्ट केस में इस वैल्यू क्या पड़ी हुई है 40 पड़ी हुई है। देन यहाँ पर जो आंसर आएगा तो 40 एंड 41 शो हो जाएगा। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा इस तरह से डिस्प्ले होगा। इसी प्रोग्राम के बाद इसको समझने के लिए हम अदर वे में मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑपरेटर का यूज समझना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑपरेटर का यूज करने के लिए हमने एक प्रोग्राम और जनरेट किया। इस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट केस में a, b दो वेरिएबल बनाए और यहाँ पर 12, 13 वैल्यू पास करा दी। इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने कल लास्ट क्लास में समझाया था कि जब हम मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के अंदर और सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप इनिशियलाइज करोगे तो 12 हमारा a में स्टोर हो जाएगा, 13 हमारा b में स्टोर हो जाएगा। तो ये a और b दोनों वेरिएबल जो है 12 और 13 को होल्ड कर लेंगे। दोनों में वैल्यू स्टोर होने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाके हमने यहाँ लिखा c, d इक्वल टू a इंटू 2, a डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर c और d के अंदर हम एक्सप्रेशन की वैल्यू को डायरेक्टली होल्ड करा सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी a इंटू 2, तो a में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर a में पड़ा हुआ है 12 इंटू 2, तो इसमें क्या आ जाएगा 24। तो c में वैल्यू क्या आ जाएगी 24। देन यहाँ गए a डिवाइड बाई 2, तो a में क्या पड़ा हुआ 12, तो 12 में अगर हम 2 का डिवीजन करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इस d में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा।
और जैसे ही आप यहाँ पर ए बी सी डी चारों को प्रिंट कराओगे तो ए बी सी डी को प्रिंट करने के बाद ए में जो आंसर आएगा वो आएगा 12, बी में जो आंसर आएगा वो 13, सी में जो आंसर आएगा वो 24 और डी में जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप इन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, आप प्रोग्राम को चला सकते हो, प्रोग्राम की वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो इस तरह प्रोग्राम के अंदर हमारा मल्टीप्लाई, डिवाइड और यहाँ पे इन दोनों ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है कि जैसे इस प्रोग्राम के अंदर हमने प्लस का यूज किया है वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को इस तरह से चलाते हैं। इसी प्रोग्राम के बाद इसको और इजीली समझने के लिए हमने एक प्रोग्राम और बनाया है। अब इस वाले प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसमें हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सबका यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में हमने यहाँ पर x, y दो ऑपरेटर बनाए, ऑपरेंड बनाए, यहाँ पर 20 और 60 वैल्यू पास कर दी। तो 20 हमारी x में स्टोर हो जाएगी, 60 हमारी y में स्टोर हो जाएगी, दोनों वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगी। वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद नीचे गए और यहाँ हमने स्टेटमेंट लिखी y, x, y इक्वल टू x, y माइनस 10, x प्लस 10। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर y, x, y इक्वल टू x, 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस x की वैल्यू जो है वो इस y में चली जाएगी। ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारा इस x में आ जाएगा और ये x प्लस 10 जो आ रहा है उसका रिजल्ट हमारा इसमें आ जाएगा और नीचे हमने x और y को प्रिंट करा दिया। तो जब इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो इस प्रोग्राम को चलाने के बाद जो आंसर, जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो रिजल्ट किस बेस पर आएगा? वो रिजल्ट जो हमारा इसमें शो होगा वो इस यहाँ पर आएगा कि फर्स्ट केस में x में 20 पड़ा हुआ है, y में 60 पड़ा हुआ है। तो 20 x में स्टोर हो गया, 60 y में स्टोर हो गया। नीचे गए y, x, y। तो यहाँ पर x में फर्स्ट केस में x में क्या पड़ा हुआ है? 20 पड़ा हुआ है। तो इस y में क्या आ जाएगा? 20। तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। देन इस एक्सप्रेशन से रिजल्ट इसमें जाएगा। तो y में अभी हमने क्या डाला? 20 डाला। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10 होगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 20 माइनस 10 यहाँ पर 10 डाला तो यहाँ पर x में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 10 आ जाएगी। 10 आने के बाद यहाँ गए x प्लस 10 लिखा। अब x में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? 60। बट यहाँ पर ये x जो आ रहा है इस x की वैल्यू इस y में जाएगी, इस x में क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है। मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जब स्टेटमेंट चलाई तो यहाँ y में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 60 पड़ी हुई है। तो y में 60 है, 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पर y की जो यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 50 होने के बाद यहाँ x में 20 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, x में 20 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन चलेगी तो इस एक्सप्रेशन के अंदर x प्लस 10, तो x में 20 प्लस 10, तो इस y में क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो जैसे आप प्रिंट कराएंगे तो इस वाले x में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 50 और इस y को जब चलाएंगे तो इस y में रिजल्ट आएगा 30। इसको वापस समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब इस प्रोग्राम को हमने एक्सप्लेन किया तो इस वाले केस में फर्स्ट केस में यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है। x में 20 पड़ा हुआ है, y में 60 पड़ा हुआ है। जैसे नीचे गए यहाँ हमने एक्सप्रेशन लिखी y, x, y इक्वल टू x, y माइनस 10, x प्लस 10। फर्स्ट केस में यहाँ पर x में 20 पड़ा हुआ है तो 20 हमारा y में चला गया। तो यहाँ पर जो y है उसमें 20 स्टोर हो चुका है। देन इस x के अंदर ये वाली एक्सप्रेशन जा रही है। तो इस एक्सप्रेशन में y जो आ रहा है उसमें ऑलरेडी 60 पड़ा हुआ है। तो 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर जो y आ रहा है, यहाँ पर जो x आ रहा है, इस x के अंदर आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 50। देन थर्ड केस में ये जो y आ रहा है इस y के लिए हमने एक्सप्रेशन ये चलाई x प्लस 10। तो x में ऑलरेडी 20 पड़ा हुआ है तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर जो y आ रहा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। अब लास्ट केस में जो वैल्यूज आ रही है उन केस में जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो प्रिंट कराने के बाद x की जो लास्ट वैल्यू है 100 वैल्यू वो 30 है। तो इस वाले y में जो आंसर आएगा वो आएगा 30 और यहाँ पर जो x आ रहा है इस x में जो आंसर आएगा वो आएगा 50। तो इस वाले प्रोग्राम का जो आंसर शो होगा उस आंसर के अंदर 30 और 50 दोनों शो हो जाएंगे। इसी प्रोग्राम के बाद हमने एक प्रोग्राम और जनरेट किया। इस प्रोग्राम के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज समझना चाहते हैं कि एनी टू वेरिएबल के बीच में हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पर डिवीजन और मॉड ऑपरेटर दोनों ऑपरेटर का यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी प्रिंट 87 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम सिंगल स्लैश लगाते हैं तो सिंपल डिवीजन होता है, लेकिन अगर हम डबल
स्लैश लगाते हैं तो वो एक फ्लोर डिवीजन होता है। अब इस वाले केस में आपने फर्स्ट केस में एक्सप्रेशन लिखी 87 डिवाइड बाई फ्लोर डिवीजन बाई 5। तो अगर आप 87 के अंदर 5 का डिवीजन करते हैं तो 5 1 जा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 7 जा 35, 2 बच रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। अब इस पॉइंट में से जो आंसर उठाएगा वो सिर्फ 17 ही उठाएगा। इसका मतलब इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर जो आंसर जो आ रहा है 17 आ रहा है। इट मीन फर्स्ट केस में हमारा आंसर क्या आया, 17 आया। अब हमने नीचे एक प्रोग्राम और बनाया। इस प्रोग्राम इसी स्टेटमेंट के बाद एक चीज और लिखी, प्रिंट 87 फ्लोर डिवीजन 5.0। तो जैसे हमने 5.0 का इसका आंसर को शो कराया तो 5.0 प्रेस करने के बाद इसमें जब आंसर आएगा 5.0 जब इसको चलाओगे तो यहाँ पर 5.0 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आ रही है पॉइंट में आ रही है, मान ली वैल्यू पॉइंट में आई। यहाँ हमने इक्वल इक्वल टू लगाया, इट मीन्स कंपेरिजन ऑपरेटर लगाया इक्वल इक्वल टू, और इक्वल इक्वल टू लगाने के बाद नीचे गए और यहाँ लिखा 87 डिवाइड बाई 5। तो इस वाले केस में इसका जो आंसर आ रहा है वो 17 आ रहा है और इसका आंसर अगर 17.5 आ रहा है तो दोनों जब कंपेयर होंगे तो आंसर फॉल्स मिलेगा। इट मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। देन नीचे जाके हमने स्टेटमेंट लिखी प्रिंट 17 मोड 5, यहाँ लिखा 17 मोड 5। तो हम जानते हैं कि मोड ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने का वर्क करता है। तो जैसे हमने अभी 87 के अंदर 5 का डिवीजन किया था तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 17.5 आ रहा है। यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है 17.5 आ रहा है, 17 आ रहा है। यहाँ फर्स्ट केस में आपने 87 लिखा, इसको आपने 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, यहाँ 37, 5 7 जा 35, यहाँ बच गया 2। तो ये हमारा डिविडेंड पार्ट है और ये हमारा रिमाइंडर पार्ट है। तो ये जो ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर निकालता है, इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2। तो किसी भी रिजल्ट का रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम इस वाले ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसे कहते हैं मोड ऑपरेटर। इस तरह से हम इस प्रोग्राम को यूज में ले सकते हैं। इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर के अलावा हमारे पास कुछ ऑपरेटर और होते हैं। उन्हीं ऑपरेटर में एक लास्ट ऑपरेटर एक प्रोग्राम और है जो मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ, आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अब जानो हमने जब अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमने एक ये वाला ऑपरेटर देखा था। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो अगर आपको एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करना है तो इस ऑपरेटर का हम यूज कैसे करेंगे, इस प्रोग्राम को हम कैसे चलाएंगे। तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल सी a इक्वल टू यहाँ डाल दिया 10, b इक्वल टू डाल दिया 3। अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिखी प्रिंट a इंटू b। तो जब इस एक्सप्रेशन को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर मीनिंग होता है कि फर्स्ट वैल्यू के अंदर सेकंड वैल्यू की घात, ये जनरली वैसे पावर। तो जैसे ही एक्सप्रेशन चलेगी तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग हो जाएगा कि a में यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, b में यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है। तो एक्सप्रेशन हमारे इस तरह से बन रही है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर जो आएगा हमारा आंसर इस तरह से आएगा कि 10 की पावर 3। तो इसका आंसर आएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000। इसका आंसर इस तरह से शो हो जाएगा, इसे हम कहते हैं 1000 आंसर। तो इस तरह से प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो इस तरह से हम नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम मैंने आपको प्रोग्राम फाइल में शेयर किए थे और नॉर्मली आउटपुट निकालने वाले प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमें कोई लेंथी प्रोग्राम नहीं बनाना है। सिंपली फॉर्मेट में हमें सिर्फ आउटपुट जनरेट करना है या ऑपरेटर का मीनिंग समझना है कि हम ऑपरेटर को किस किस तरह से यूज में ले सकते हैं। अब इन्हीं प्रोग्राम्स के बाद हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स और आते हैं। उन प्रोग्राम्स को हम एक्चुअली किसी स्टेटमेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं या किसी प्रोग्राम को जनरेट कैसे करते हैं। तो अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया इस प्रोग्राम के अंदर हमने कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा या सिंपल फॉर्मेट में हमने सिर्फ इनपुट डाला और रिजल्ट को शो करा दिया और हमने आउटपुट को डिस्प्ले किया। बट एग्जाम में या वैसे हमारे पास जो कुछ प्रैक्टिकल सेक्शन के लिए जो प्रोग्राम्स आते हैं उन प्रोग्राम्स में हमारे पास कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमें एक ऐसा प्रोग्राम जनरेट करना है जिस प्रोग्राम के अंदर हमें एक प्रोग्राम जनरेट करना है जिसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम डालना है और उस प्रिंसिपल अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एक प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम डालने के बाद उसकी कैलकुलेशन करते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है तो उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम का सिंटेक्स क्या होगा, तो इस प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया पी ए इक्वल टू
यहाँ लिखा इंटीजर इनपुट पी ए। देन मैंने यहाँ पर आर नाम से इक्वल टू बनाया, इक्वल टू इंटीजर इनपुट रेट। देन मैंने यहाँ पर p इक्वल टू इंटीजर इनपुट टाइम। अब मुझे इन दोनों कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पर i इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 100। देन यहाँ प्रिंट करा दिया। प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने पी ए, यहाँ लिखा मैंने आर, यहाँ लिखा मैंने टाइम इक्वल टू, यहाँ दे दिया टी। देन लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू आई। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब ये जो प्रोग्राम है, ये एक्चुअल प्रोग्राम है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम जनरेट करना है जिस प्रोग्राम के अंदर हमें किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम का इनपुट कराना है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो जनरली जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इस तरह से प्रोग्राम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज में लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोकन हमने पढ़े थे, तो उन टोकन का जो प्रैक्टिकल यूज है, उन टोकन का प्रैक्टिकल यूज ये है कि हम इन टोकन की हेल्प से अपने प्रोग्राम को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर टोकन्स नहीं होते, ऑपरेटर्स नहीं होते, सेपरेटर्स नहीं होते, वेरिएबल्स वगैरह नहीं होते, तो हम कभी भी किसी प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकते थे। तो किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुली बनाने के लिए